हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं, इनके विशेष लक्षण क्या हैं, विशेष लक्षण में टर्नओवर संख्या क्या होती है, इनकी संरचना कैसी होती है और एंजाइम की क्रियाविधि क्या होती है, और कुछ टर्म जैसे कि जाइमोजन क्या होता है, आइसोजाइम क्या होता है और इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, और एंजाइम के क्या प्रकार होते हैं। इन सभी टॉपिक को हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना आप। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं। तो यह जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। यह जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम शब्द का सबसे पहले कुहेन ने दिया था। जेबी समनर ने सर्वप्रथम यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण करके प्राप्त किया था। नॉर्थरोप ने बताया था कि एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एंजाइम के विशेष लक्षण क्या होते हैं। तो फर्स्ट इसका विशेष लक्षण होता है कि एंजाइम की प्रोटीनी प्रकृति। तो जो सभी एंजाइम होते हैं प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। इनमें प्रोटीन के अतिरिक्त अणु या आयन, कार्बनिक या अकार्बनिक समूह उपस्थित हो सकता है। यह वृहद अणु हो सकते हैं जिनका अणुभार पर ऑक्सीडेज अणुओं का अणुभार जो होता है 40,000, व कैटलेज एंजाइम का अणुभार जो होता है 2,50,000, व यूरिएज एंजाइम का अणुभार जो होता है 4,80,000 तक होता है। अब हम देखते हैं इसकी दूसरा विशेष लक्षण जो कि है कोलिडी प्रकृति। एंजाइम अणु कोलिडी प्रकृति के होते हैं जिसके कारण इनका अभिक्रिया क्षेत्र बड़ा होता है। ये अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के पदार्थों पर सक्रिय होते हैं तथा ये जलरागी होते हैं। अब हम देखते हैं कि तीसरा इसका विशेष लक्षण क्या है। तो ताप संवेदनशीलता। एंजाइम ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। सामान्यतः यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर निष्क्रिय होते हैं। वह 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी सक्रियता उच्चतम होती है। उच्च तापमान 60 से 65 डिग्री पर अधिकतर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, परंतु शुष्क अवस्था में जैसे बीजाणुओं आदि में 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी इनकी सक्रियता समाप्त नहीं होती है। अब इनका जो चौथा इस विशेष लक्षण है वो है उत्प्रेरक प्रकृति। एंजाइम रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं तथा इनकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में सबस्ट्रेट की काफ़ी मात्रा को प्रोडक्ट में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। अब हम देखते हैं कि टर्नओवर संख्या क्या होती है। तो एंजाइम के एक अणु द्वारा प्रति मिनट सबस्ट्रेट के जितने अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है वह उसकी टर्नओवर संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जो एंजाइम होता है उसका एक अणु जो होता है 1 मिनट के अंदर क्रियाकारक के कितने अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित कर सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है, टर्नओवर संख्या कहलाती है। कुछ प्रमुख एंजाइमों की टर्नओवर संख्या निम्न प्रकार दे रखी है। पहला है कटेलेज एंजाइम, इसकी टर्नओवर संख्या होती है 5 मिलियन। ठीक है, दूसरा है फ्लेवोप्रोटीन, इसकी होती है 10,000, और लाइसोजाइम जिसकी होती है 50,000। मतलब कि ये 1 मिनट में कटेलेज एंजाइम 5 मिलियन सब्सट्रैक्ट अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित कर सकता है। अब देखते हैं हम पांचवा लक्षण जो कि है अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। जैसे वसा या स्टार्च या सुक्रोज के संश्लेषण के लिए जिन एंजाइमों की आवश्यकता होती है वो उनके अपघटन का कार्य भी करते हैं। अभिक्रिया की दिशा अभिकारकों की उपलब्धता, उत्पादों का उपभोग, ऊर्जा की उपलब्धता व पीएच पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंजाइम किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है वो अभिक्रिया जो होती है उत्क्रमणीय होती है। मतलब कि जैसे सुक्रोज को बनाने वाला जो एंजाइम होगा वही सुक्रोज का विघटन करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज को बनाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विशिष्टता। तो सभी एंजाइम जो होते हैं अपनी क्रियाशील में विशिष्ट होते हैं। इनमें निम्न प्रकार की विशिष्टता पाई जाती है। विशिष्टता को भी हम जो है 4 प्रकार में बांटते हैं। तो जो फर्स्ट हमारी विशिष्टता आती है वो है निरपेक्ष विशिष्टता। जब एंजाइम केवल एक विशिष्ट अभिकारक पर क्रियाशील हो तो उसको हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष विशिष्टता। जैसे यूरिएज, माल्टेज, आर्निजेज, आर्जिनेज आदि जो है एंजाइम क्रमशः वो जो है यूरिया, माल्टोज व आर्जिनिन आदि के निर्माण तथा अपघटन को प्रेरित करते हैं। दूसरी विशिष्टता है इसकी बंध विशिष्टता। कुछ एंजाइम जो होते हैं वो अभिकारक के केवल एक विशिष्ट बंध के प्रति विशिष्ट होते हैं। जैसे कि जो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो आरएनए में पिरीडीन के 3 प्राइम सिरे पर फास्फोडाइस्टर बंध को अपघटित करता है। ठीक है, और तीसरी विशिष्टता आती है समूह विशिष्टता। कुछ एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्रियाकारक के समूह पर क्रियाशील होते हैं। जैसे कि एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वह विभिन्न एल्कोहल समूह तथा हेक्सोकाइनेज जो होता है विभिन्न हेक्सो शर्कराओं पर क्रियाशील होता है। चौथी विशिष्टता आती है त्रिविम विशिष्टता। कुछ एंजाइम क्रियाकारक के विशिष्ट जो होते हैं त्रिविम समावयवी पर क्रियाशील होते हैं। जैसे कि एल अमीनो ऑक्सीडेज केवल जो होता है एल अमीनो एसिड पर तथा डी अमीनो ऑक्सीडेज केवल डी अमीनो एसिड पर क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये जो अमीनो ऑक्सीडेज जो है जैसे कि एमिनो अम्ल है, ठीक है,
तो वो L और D दो जो होते हैं प्रकाशिक समावयवी में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके जो एंजाइम होंगे वो भी अलग अलग होंगे। अब हमारा सातवां लक्षण है पीएच। सभी एंजाइम पीएच द्वारा प्रभावित होते हैं तथा विशिष्ट एंजाइम विशिष्ट पीएच परास में ही पूर्ण क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। जैसे कि पेप्सिन एंजाइम जो होता है 1 से लेके 5 पीएच मतलब कि कम पीएच पर जो होता है क्रियाशील होता है, जबकि ट्रिप्सिन जो होता है उच्च पीएच जैसे कि 8 पीएच पर जो होता है क्रियाशील होता है तथा यूरिएज पर पीएच का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट लक्षण है वो है सक्रियता। कुछ पदार्थ मुख्य रूप से धातु आयन एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। कुछ सक्रियक पूर्ववर्ती एंजाइम से मिलकर सक्रिय एंजाइम का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम जो है वह मोल्बिडेनम से जुड़कर नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम बनाता है जो कि इसका सक्रिय रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोल्बिडेनम है वो सक्रिय का काम करता है और पूर्ववर्ती नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम को जो होता है सक्रिय नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में जो है परिवर्तित कर देता है। नौवां जो हमारा लक्षण आता है वो आता है एंजाइम संदमक। कुछ पदार्थ एंजाइमों की क्रियाशीलता को बाधित करते हैं, इन्हें संदमक कारक कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्रतियोगात्मक संदमक और अप्रतियोगात्मक संदमक। ठीक है, तो पहला हमारा आता है प्रतियोगात्मक संदमक। जब माध्यम में सबस्ट्रेट के समान संरचना वाले पदार्थ उपस्थित होते हैं तो ऐसे पदार्थ एंजाइम के सक्रिय स्थल के लिए सबस्ट्रेट से कॉम्पिटिशन करते हैं। इस प्रकार के पदार्थ के सक्रिय स्थलों पर स्थायी रूप से संलग्न हो जाते हैं, जिससे एंजाइम के सक्रिय स्थल पर सबस्ट्रेट को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। परिणाम स्वरूप एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सबस्ट्रेट के समान संरचना वाले पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं कि एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट से कॉम्पिटिशन करते हैं, और इस प्रकार अगर वह जो होते हैं एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ जाते हैं तो उन सक्रिय स्थलों पर क्रियाकारक अणु जो है नहीं जुड़ पाता है, और इस प्रकार जो होती है एंजाइम की क्रियाशीलता जो होती है कम हो जाती है। जैसे मैलिक अम्ल द्वारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का संदमन किया जाता है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये सक्सिनिक अम्ल है और यहाँ पे ये एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और उसके सक्रिय स्थल से ये जुड़कर ईएस कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और प्रोडक्ट बनता है और एंजाइम फ्री हो जाता है। लेकिन जब इसमें मेलिक एसिड जो होता है सबस्ट्रेट के रूप में जुड़ जाता है तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ ये जो होता है कॉम्प्लेक्स बना लेता है, स्थायी कॉम्प्लेक्स, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो मेलिक अम्ल जो है यहाँ पे सक्सिनिक अम्ल का क्या है, प्रतियोगितात्मक संदमक है। अब हम देखते हैं दूसरा संदमक जो कि होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। यह सबस्ट्रेट से संरचना में समानता नहीं रखते हैं तथा सक्रिय स्थलों के लिए सबस्ट्रेट से कॉम्पिटिशन भी नहीं करते हैं। इस प्रकार यह पदार्थ जो होते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण में कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं। ये पदार्थ एंजाइम के सक्रिय स्थल के अलावा अन्य स्थल से जुड़ जाते हैं तथा एंजाइम के विन्यास में परिवर्तन कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप एंजाइम उत्पाद का निर्माण नहीं कर पाता है। मतलब कि जो क्या हुआ है, अप्रतियोगात्मक संदमक जो होते हैं वह जो होते हैं कॉम्पिटिशन नहीं करते हैं क्रियाकारक अणुओं से, लेकिन जो होते हैं अगर यह एंजाइम से जुड़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि एंजाइम के विन्यास में परिवर्तन कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि उत्पाद का निर्माण नहीं हो पाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मरकरी, सीसा तथा निकल जो है ये सब क्या है, अप्रतियोगितात्मक संदमक के उदाहरण हैं। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये सक्सिनिक एसिड है, सबस्ट्रेट है, और यह एंजाइम के सक्रिय स्थल या फिर और इसके एक अन्य स्थल भी है। अगर उस अन्य स्थल पर अगर यहाँ पे लेड जुड़ जाता है तो क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स बनता है जिसके एंजाइम के विन्यास में परिवर्तन हो जाता है। अब इसके विन्यास में परिवर्तन होने के कारण इन सक्रिय स्थलों से सक्सिनिक एसिड यानी कि सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाता है, और इस प्रकार जो होता है उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि तीसरे प्रकार का यानी कि एलोस्टेटिक मॉड्यूलेशन यानी कि फीडबैक पुनर्भरण इनहिबिटर क्या होते हैं। कई बार क्या होता है कि उपापचयिक अभिक्रियाओं के अंतिम उत्पाद का संचयन स्वयं के उत्पादन को संदमित करता है, जिसे एलोस्टेरिक या पुनर्भरण निरोधन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए एक उपापचयी पत्र चक्र निम्न प्रकार से है, जैसे कि ए से बी बन रहा है और एंजाइम जो है E1, बी से सी बन रहा है एंजाइम E2, और इस प्रकार जो होता है सी से डी और डी से ई बन रहा है, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा वो है पी। और पी प्रोडक्ट के संचयन के कारण क्या होगा कि जो ए है वो क्या होगा, संदमित होगा, और वापिस जो होगा यह जो क्रिया चल रही है और वो रुक जाएगी। ठीक है, तो यह अंतिम उत्पाद पी का संचयन एंजाइम की क्रियाशील सक्रियता को संदमित करता है। ये पदार्थ इस चक्र के एंजाइमों के सक्रिय स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थलों से संयोजित हो जाते हैं, जिससे एंजाइम की संरचना में परिवर्तन हो जाता है तथा एंजाइम की क्रियाशीलता अवरुद्ध हो जाती है। इस प्रकार एंजाइम के एलोस्टेरिक एंजाइम कहलाते हैं। तो मतलब जो ये एंजाइम होते हैं ये एलोस्टेरिक एंजाइम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में ग्लूकोज 6 फास्फेट का संचयन जो होता है
हेक्सोकाइनेज एंजाइम की सक्रियता को संदमित करता है। अब हम देखते हैं कि एंजाइम की संरचना किस प्रकार की होती है। तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। यह प्रोटीन के वृहद अणु होते हैं। एंजाइम में कुछ विशिष्ट स्थल पाए जाते हैं जिनसे सबस्ट्रेट जुड़कर उत्पाद बनाते हैं, उन्हें सक्रिय स्थल कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। कुछ एंजाइम में प्रोटीन भाग के अलावा कुछ अप्रोटीन भाग भी जुड़ा रहता है, जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं। एपो एंजाइम व कोफैक्टर जुड़कर एक संपूर्ण एंजाइम यानी कि होलो एंजाइम का निर्माण करते हैं। मतलब एक पूर्ण एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं, जो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है एपो एंजाइम और दूसरा होता है उसके अप्रोटीनी भाग, जो कि इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है। अब ये कोफैक्टर भी जो होता है 3 अलग अलग टाइप का हो सकता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक सरल एंजाइम है, ठीक है, जिसका एक प्रोटीनी भाग है और ऊपर इसका सक्रिय स्थल है। इस सक्रिय स्थल से इस चित्र में दिखा रखा है कि सबस्ट्रेट जुड़ता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके बाद में प्रोडक्ट बनता है और एंजाइम जो होता है अलग हो जाता है। ठीक है। अब जो ये एपो एंजाइम है, ठीक है, दूसरे में भी हम देखते हैं कि ये सक्रिय स्थल है और एक कोफैक्टर होता है। तो कोफैक्टर जो होता है सक्रिय स्थल के अलावा दूसरे स्थानों पर जुड़ता है और जुड़ जाने के बाद जो होता है एक एंजाइम बनता है, जिसको हम कहते हैं संयुग्मित एंजाइम यानी कि होलो एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक है हमारा एपो एंजाइम और दूसरा है कोफैक्टर, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, संयुग्मित यानी कि पूर्ण एंजाइम, होलो एंजाइम। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोफैक्टर क्या होते हैं। तो कोफैक्टर को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है को एंजाइम और दूसरा है हमारा प्रोस्थेटिक समूह। ठीक है। तो कोएंजाइम क्या होता है, जब कोफैक्टर एक कार्बनिक पदार्थ होता है तो उसे कोएंजाइम कहते हैं। यह एपो एंजाइम के साथ ढीला बंध बनाते हैं तथा इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है। यह पूर्ण एंजाइम का लगभग 1% भाग बनाते हैं। यह समूह स्थानांतरण जैसे कि फॉस्फेट, एमिनो, कार्बोक्सिल आदि अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। अभिक्रियाओं के दौरान इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है तथा यह अगली अभिक्रिया में भाग लेने से पूर्व इनकी संरचना सामान्य हो जाती है, जैसे कि NAD, NADP, ATP, FMN तथा कोएंजाइम आदि। अब दूसरे आते हैं हमारे प्रोस्थेटिक समूह। कुछ कार्बनिक पदार्थ एपो एंजाइम से दृढ़ता से जुड़े रहते हैं तथा इन्हें एंजाइम को विकृत किए बिना पृथक नहीं किया जा सकता है। यह क्या कहलाते हैं, प्रोस्थेटिक समूह कहलाते हैं। यह एंजाइम का ही भाग होता है। अब दूसरी जो हमारी चीज़ है वो होते हैं एक्टिवेटर यानी कि सक्रिय क्या होता है। वैसे तो ये जो है एंजाइम के ही जो पार्ट होते हैं, ठीक है, कोफैक्टर का ही ये पार्ट माना जाता है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम सक्रिय क्या होता है। जब कोफैक्टर सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि तत्व या धातु आयन हो तो उसे हम सक्रिय कहते हैं। ये ढीले बंध वाले धनायन होते हैं। इनके संभावित कार्य निम्न हैं। ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करते हैं। सब्सट्रेट को एंजाइम से संयुक्त करने में सहायता करते हैं। अंतिम उत्पाद को हटाकर अभिक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। एपो एंजाइम में आवेश स्थानांतरण में सहायता करते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, पोटेशियम, जिंक, मैंगनीज आदि। अब हम देखते हैं कि एंजाइम की क्रियाविधि कैसे होती है। तो मतलब कि एंजाइम किस प्रकार से कार्य करता है। तो एंजाइम अपनी सतह पर अभिकारक अणुओं को अधिसूचित कर रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, जिसे संपर्क उत्प्रेरण कहते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि के 2 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत आता है ताला चाबी सिद्धांत। यह सिद्धांत एमिल फिशर ने प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार एंजाइम तथा सबस्ट्रेट आकार में पूरक संबंध होता है। प्रत्येक एंजाइम अणु पर एक या अधिक विशिष्ट बिंदु होते हैं, जिसे हम सक्रिय स्थल कहते हैं। इन स्थलों पर सबस्ट्रेट अणु बंध जाते हैं। इनसे एक मध्यवर्ती यौगिक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स में सबस्ट्रेट अणु में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप सबस्ट्रेट का उत्पाद में परिवर्तन हो जाता है। अभिक्रिया के अंत में एंजाइम उत्पाद मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम व सबस्ट्रेट के बीच ताले व चाबी के समान बंध होता है। जिस प्रकार एक चाबी से ही विशेष ताला खोला जा सकता है, उसी प्रकार एक विशेष अभिकारक पर विशेष एंजाइम पर उपस्थित सक्रिय स्थलों की तुलना वाले के खांचित भागों से की जा सकती है, जिससे समरूप डिजाइन के अभिकारक ही संयुक्त हो सकते हैं। मतलब इस सिद्धांत का मेन उद्देश्य था क्या था कि जिस प्रकार एक ताले से जो होता है उसी चाबी से खुल सकता है, ठीक है, तो उसी प्रकार के जो बंद होते हैं वह एंजाइम और अभिकारक में होते हैं। मतलब कि एक विशिष्ट अभिकारक पर जो होता है वो क्या कर सकता है, एक विशिष्ट एंजाइम से ही जुड़ सकता है। ठीक है। तो इस डायग्राम में हमारे को एंजाइम दिखा रखा है, जिसकी तुलना जो है लॉग से की गई है और जो सबस्ट्रेट है उसकी तुलना की से की गई है। एंजाइम के सक्रिय स्थलों पर क्या होता है, सबस्ट्रेट जुड़ जाता है, जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, जिससे एंजाइम फ्री हो जाता है और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। दूसरा हमारा सिद्धांत आता है प्रेरित जोड़ सिद्धांत, जिसे हम इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोचलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया कि एंजाइम के सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होकर के अभिकारक को संयोजित करने के लिए अपनी संरचना में मामूली परिवर्तन करते हैं।
या ये सक्रिय स्थल परिवर्तनशील होते हैं। एंजाइम व सबस्ट्रेट के बीच ग्लोव्स व हैंड की तरह संबंध होता है, ठीक है, कि जिस प्रकार हम ग्लोव्स में हाथ डालते हैं तो वो ग्लोव्स जो होते हैं हाथ के अनुसार जो होते हैं फिट हो जाते हैं, उसी प्रकार एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच संबंध होता है। ये एंजाइम का डायग्राम दिखा रखा है और ये सबस्ट्रेट है, तो इसका बीच का जो एरिया है एंजाइम की वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन सबस्ट्रेट हमारा छोटा है, इसलिए जो एंजाइम है अपना जो एरिया है वो कम कर लेता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसकी जो है आकार में चेंज हुआ है और एक्टिव साइट में भी जो है चेंज हुआ है और बाद में इसे एंजाइम फ्री हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं, जैसे कि राइबोजाइम। जब आरएनए अणु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं तो इन अणुओं को राइबोजाइम कहते हैं। थॉमस सेक अल्टमान ने 1982 ईस्वी में इसकी पहली बार खोज की थी। अब हम देखते हैं कि सक्रिय ऊर्जा क्या होती है। तो न्यूनतम ऊर्जा का वह मान जो सबस्ट्रेट अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए सक्रिय करता है, उसे हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तीसरी टर्म आती है हमारी जाइमोजन। तो जाइमोजन एंजाइम का पूर्वगामी निष्क्रिय स्वरूप जो होता है जाइमोजन या प्रो एंजाइम कहलाता है। जाइमोजन कुछ संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा एंजाइम में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकांश प्रोटीन अपघटन करने वाले एंजाइम का संश्लेषण जाइमोजन के रूप में होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित किया जाता है या हो जाता है। लाइसोजाइम में अधिकतर जाइमोजन उपस्थित होते हैं जो निष्क्रिय होने के कारण अपने निर्मित स्थान के ऊतकों का अपघटन करने में असमर्थ होते हैं, परंतु क्रियास्थल पर पहुंचकर सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तथा क्या करते हैं, प्रोटीनों का अपघटन कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है आइसोजाइम। तो आइसोजाइम एक एंजाइम के विभिन्न अनुरूप जो एक ही जीव में उपस्थित होते हैं आइसोजाइम कहलाते हैं। ये सभी एक ही सबस्ट्रेट पर समान क्रिया करते हैं, परंतु इनका संश्लेषण जो होता है विभिन्न जीनों के द्वारा होता है। पौधे में अनेक एंजाइम के आइसोजाइम पाए जाते हैं, जैसे गेहूं के भ्रूण कोश में अल्फा एमाइलेज के 16 आइसोजाइम तथा मक्का में एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के 4 आइसोजाइम तथा कशेरुकियों में लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज के 5 आइसोजाइम पाए जाते हैं। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज यानी कि LDH का प्रत्येक आइसोजाइम 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है तथा ये श्रृंखलाएं दो प्रकार की M पॉलीपेप्टाइड व H पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। दोनों प्रकार की श्रृंखलाएं एमिनो एसिड के संगठन में विभिन्नता प्रदर्शित करती है। 5 LDH आइसोजाइम में पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला निम्न प्रकार की होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की इनमें पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला पाई जाती है। LDH1 में HHHH इस प्रकार से क्या होती है कि ये जो LDH यानी कि लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज है, तो उनमें क्या पाई जाती है, पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंजाइम का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो एंजाइम का नामकरण समय समय पर अलग अलग आधारों पर किया जाता है। एंजाइम के नाम के अंत में एज प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। एंजाइम के नामकरण की प्रचलित विधियां निम्न प्रकार है। सबसे पहली हमारे एंजाइम नामकरण की विधि है सबस्ट्रेट पर आधारित नामकरण। इस पद्धति के अनुसार एंजाइम जिस सबस्ट्रेट को उत्प्रेरित करता है उसके नाम के अंत में एज प्रत्यय लगाकर एंजाइम का नामकरण किया जाता है। जैसे सुक्रोज पर क्रिया करने वाला एंजाइम सुक्रेज, आर्जिनिन पर क्रिया करने वाला एंजाइम आर्जिनेज आदि। दूसरी हमारी पद्धति है वह है रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित नामकरण। इस पद्धति में एंजाइम का नामकरण उनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीकरण करने वाले एंजाइम ऑक्सीडेज, जल अपघटन करने वाले एंजाइम हाइड्रोलेज तथा फॉस्फोरिलीकरण करने वाले एंजाइम फॉस्फोराइलेज। तीसरा हमारी पद्धति है वो है कि सबस्ट्रेट व उत्प्रेरित अभिक्रिया के आधार पर, मतलब जो दोनों पूर्व की जो पद्धतियाँ थी उन दोनों को संयुक्त करने पर यह तीसरी जो है नामकरण की प्रणाली बनती है। तो उपयुक्त दोनों पद्धतियों में एंजाइम की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए यह पद्धति ज़्यादा अपनाई जाती है। इसमें सबस्ट्रेट तथा उत्प्रेरित अभिक्रिया के प्रकार दोनों की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे कि सक्सेनिक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अर्थात यह सक्सेनिक अम्ल पर कार्य करता है तथा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एंजाइमों के प्रकार। तो एंजाइमों को 6 भागों में बांटा गया है। पहला आता है हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम जो होता है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले एंजाइम इस वर्ग के अंदर आते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है ऑक्सीडेज। यह सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन का आणविक ऑक्सीजन को स्थानांतरित कर H2O का निर्माण करते हैं, जैसे कि एस्कोर्बिक अम्ल ऑक्सीडेज। दूसरा आते हैं हमारे डिहाइड्रोजिनेज। यह सबस्ट्रेट का ऑक्सीकरण करके हाइड्रोजन को हटाते हैं, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज इसका एग्जाम्पल है। तीसरा आता है हमारे रिडक्टेज एंजाइम। रिडक्टेज एंजाइम सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तथा ऑक्सीजन को हटाते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। दूसरा आता है हमारे ट्रांसफरेज एंजाइम। यह एंजाइम एक अणु से दूसरे अणु पर क्रियात्मक समूहों का स्थानांतरण करते हैं, जैसे कि ट्रांस एमिनेज। तीसरा आता है हमारे हाइड्रोलेजेज।
तो यह एंजाइम विभिन्न प्रकार के बंध को जल द्वारा तोड़ते हैं, अर्थात पदार्थ का जल अपघटन करते हैं, जैसे कि सुक्रेज, एस्टरेज, प्रोटीएज, लाइपेज आदि। चौथा हमारा एंजाइम आता है वो होते हैं लाइसेज। यह एंजाइम जो होते हैं विभिन्न प्रकार के बंधों जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन हेलोजन बंध को सीधे ही बिना जल के तोड़ते हैं, जैसे कि एल्डोलेज, फ्यूमेरेज, कार्बोक्सिलेज। उदाहरण के लिए हम देखें तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फोट को जो होता है एल्डोलेज एंजाइम जो है फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड 3 कार्बन युक्त पदार्थ और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो भी एक 3 कार्बन का जो है यौगिक है उसमें तोड़ देता है। और इसकी जो हमें है विस्तृत जानकारी जो है ईएमपी पाथवे में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में देखेंगे। फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट व फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में टूटता है, ठीक है। अब पांचवा हमारा एंजाइम आता है वो होते हैं लाइगेज एंजाइम। यह एंजाइम विभिन्न प्रकार के बंधों जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बंध, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बंध, कार्बन ऑक्सीजन डबल बंध और कार्बन सल्फर सिंगल बंधों का संश्लेषण करते हैं, जैसे कि ग्लूटामिन संश्लेषण एंजाइम। यह ग्लूटामिक एंजाइम के साथ में क्रिया करता है। अब हम देखते हैं छठा एंजाइम। छठा एंजाइम है हमारा आइसोमेरेज एंजाइम। यह एंजाइम सबस्ट्रेट अणुओं में समावयवी परिवर्तन करते हैं, जैसे कि आइसोमेरेज व एपीमरेज एंजाइम। उदाहरण के लिए हेक्सो 6 फास्फेट जो अभिकारक होता है वह फास्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो हेक्सोज 6 फास्फेट जो होता है उसको हम ग्लूकोज 6 फास्फेट भी कहते हैं, और जो फ्रक्टोज होता है वो क्या होता है, इसका ही क्या होता है, आइसोमर होता है, ठीक है।